हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। क्या लास्ट टॉपिक बताने? शेयर स्ट्रीम। चलो इसको पहले बाद में बताएंगे। नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है। क्योंकि किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, उसके चलते उसका लेंथ भी चेंज होता है और साथ ही साथ उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है ना? तो लिखना, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, for small deformations, strain and stress, for a small deformation, strain and stress are proportional to each other. Strain and stress are proportional to each other. Each other. This is called Hooke's law. This is called Hooke's law. ये जो लॉ था, ये जो रिलेशन था, इसको एक हुक्स करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। हुक का स्पेलिंग जो होगा, ठीक है, that is stress is directly proportional to strain, यानी सिग्मा, या अभी ऐसे सिग्मा वाला टर्म हटा दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से। ठीक है, लिखना, वेयर के इज कॉल्ड, वेयर के इज कॉल्ड, वेयर के इज कॉल्ड elasticity modulus, where k is called elasticity modulus या elastic modulus, elasticity modulus के स्पेलिंग जो MODULUS, elasticity modulus। तो हुक्स ने बताया कि स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है। फिर इस ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कांस्टेंट के को बोलते हैं क्या है, एलास्टिसिटी मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी, दोनों तरफ तरीके से बोल सकते हैं, एलास्टिसिटी मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। ठीक है, और लिखना, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो है एलास्टिसिटी मॉडुलस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। elasticity modulus, लिखना, there are three types of, there are three types of three types of elasticity modulus, elasticity, ऐसे लिखना, elasticity moduli, मॉडुलस का जो प्लूरल फॉर्म है उसको ऐसे लिखते हैं, नंबर वन है बल्क मॉडुलस, या नंबर वन यंग्स मॉडुलस से शुरू करें। नंबर वन इज यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। नंबर टू इज शियर मॉडुलस, नंबर थ्री जो है
नंबर 3 है बल्क मॉडुलस। हमें तीन तरीके का शियर मॉडल, ये तीन तरीके का इलास्टिसिटी मॉडुलस मिलता है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है। पहला यंग्स मॉडुलस, दूसरा शियर मॉडुलस, तीसरा क्या है, बल्क मॉडुलस। तो फिर तीनों डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तीनों है क्या। जो सबसे पहला हेडिंग है वो है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, इट इज रेशियो ऑफ, it is a ratio of, it is ratio of normal stress, it is ratio of normal stress to, ratio of normal stress to to longitudinal, to longitudinal strain, ratio of, रेशियो किसका किसका है, नॉर्मल स्ट्रेस का और दैट इज यंग्स मॉडुलस is equal to, यंग्स मॉडुलस is equal to नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं y से। y इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन। सिग्मा स्ट्रेस, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल को, एप्साइलन करता है लॉन्गिट्यूडनल को, और यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन क्या, शियर मॉडुलस। इसका एक और नाम है और रिजिडिटी मॉडुलस, या तो इसको कभी कभी हम शियर मॉडुलस बोलते हैं या फिर कभी कभी रिजिडिटी मॉडुलस बोलते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दोनों सेम चीज। इसमें लिखना, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as a ratio of, it is defined as a ratio of, defined as a ratio of shear stress, shear stress to shear strain, defined as ratio of shear stress to shear strain, that is shear modulus is equal to shear strain, sorry, shear stress divided by shear strain। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। जी इज इक्वल टू, शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। या तो थीटा से कर लो या फिर टाउ इज इक्वल टू गामा से कर लो। थीटा और गामा दोनों रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, शियर स्ट्रेन का। ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए अलग अलग मॉडुलस डिफाइन किया गया। जैसे अगर यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे तो यंग्स मॉडुलस कब आता है, जब नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। वैसे शियर मॉडुलस कब आता है, जब शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस होगा। ठीक है, लास्ट वन क्या था, थर्ड था बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, बीटा या बी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
देखो अभी तक हमने जितना स्ट्रेस पढ़ा है ना, वो जनरली जो स्ट्रेस था वो 1D था। मतलब एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, या तो एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में लगा लो या फिर जेड डायरेक्शन में लगा लो। लेकिन कभी कभी होता है ना कि जैसे किसी बॉडी को फ्लूइड में रख दिया गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रख दिया, फ्लूइड में रख दिया। तो फ्लूइड क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से फोर्स लगाता है। ठीक है ना, जैसे एक गेंद को कहाँ रख दिया, वाटर में रखोगे ना, तो वाटर क्या करेगा, चारों तरफ से उस पर प्रेशर लगाएगा। तो उस पे क्या होता है ना, जैसे ये बॉल है, हमने वाटर में रखा हुआ है, तो वाटर इसके सरफेस पे क्या करेगा, चारों तरफ से फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इस फोर्स के चलते, ये जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। मतलब एक्चुअली में जैसे ही इस गेंद को हमने कहा रखा, वाटर में या कोई भी फ्लूइड, वाटर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही इसको रखेंगे बाहर से फोर्स लगने लगेगा। और वो फोर्स बराबर किसका होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर के बराबर होगा, यानी जितना प्रेशर फ्लूइड ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं। ठीक है ना। अब इस प्रेशर के चलते क्या है ना, बॉडी का जो वॉल्यूम है वो घट जाता है। बाहर से जब प्रेशर लगेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, कोई भी बलून है उसको वाटर में अगर रखोगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में रख रहे हैं तो चारों तरफ से, चारों तरफ मतलब तीनों डायरेक्शन से, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एक्स वाई जेड, इधर से भी लग रहा है, पीछे से भी लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स लगता है। और उस फोर्स के चलते, फोर्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया रखते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता क्या है, प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, किसी भी बॉडी को अगर, किसी भी बॉडी को अगर फ्लूइड के अंदर रखते हैं तो उस पे प्रेशर लगता है, एंड दैट प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल स्ट्रेस। जो भी बाहर से फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, बॉडी जो इंटरनल स्ट्रेस लगाता है उसके बराबर होता है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो इंटरनल स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ जो है वो किसके चलते आ रहा है, प्रेशर के चलते। यानी एक तरीके से यहाँ जो जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा ना, वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। ठीक है, इस केस में इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो इसलिए बल्क मॉडुलस का जो डेफिनेशन होता है वो होता है लिखना, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ hydraulic stress, it is ratio of hydraulic स्पेलिंग आता है HYDRAULIC, hydraulic stress, it is ratio of hydraulic stress to volumetric strain, ratio of hydraulic stress to to volumetric 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 strain। यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस बोलेंगे। ठीक है, और ये कब दिखता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, किसी फ्लूइड में रखेंगे। तो बल्क मॉडुलस जो होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, तो प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा डेल्टा भी बाई भी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है तुम्हारा बीटा। या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो बीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो माइनस भी बाई, या ऐसे लिख दो पी इंटू भी बाई डेल्टा बी, सेम चीज। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, डेल्टा वी बाई वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब ओरिजिनल ये चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, देखो पहले जो इसका वॉल्यूम निकालोगे, इनिशियली जो वॉल्यूम है क्या, वो ज्यादा है। ठीक है ना, इनिशियली जो वॉल्यूम है वो क्या है,
ज्यादा है। जब इस पे बाहर से प्रेशर हमने लगाया, प्रेशर पी लगाया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। ठीक है, यानी जब चेंज निकालेंगे ना, चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ओरिजिनल और फाइनल, तो फाइनल माइनस ओरिजिनल करोगे ना तो वो कम होगा, निगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन दिख रहा है। तो एक एक करके पहले हाइड्रोलिक स्ट्रेस डेवलप का डेफिनेशन लिख लो, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का डेफिनेशन लिखना। तो नीचे लिखो हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लिखना। when object when an object when an object is placed inside is placed inside is placed inside a fluid is placed inside a fluid is placed inside a fluid exert fluid fluid exert fluid exert pressure fluid exert pressure on the surface of the body on the surface of the body on the surface of the body due to which due to which a restoring force due to which a restoring stress लिख दो, due to which a restoring stress is generated या is produced inside the body inside the body equal to inside the body equal to external pressure equal to external pressure full stop. This stress is called hydraulic stress. This stress is called hydraulic stress. Full stop. Due to due to hydraulic stress, due to hydraulic stress, volume of the body, volume of the body changes. Volume of the body changes. Volume of the body changes. Full stop. पैरा छोड़ के लिखना. Change in volume. Change in volume. Change in volume with respect to original volume. Change in volume with respect to original volume. With respect to original volume is defined as volumetric strain. Is defined as volumetric strain. ठीक है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस आएगा जब किसी भी बॉडी को कहाँ रखेंगे, किसी फ्लूइड के अंदर रखेंगे। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस के चलते चेंज क्या होता है, बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है। और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसके चलते हम जो स्ट्रेस डिफाइन कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिफाइन कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइन कर रहे हैं। और उसके चलते क्या होगा, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालोगे तो उसको तो मैंने पहले ही लिखा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा वी बाई वी, और माइनस साइन आएगा क्योंकि इनिशियली वॉल्यूम बड़ा था, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटेगा। तो अगर ये भी है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो v माइनस डेल्टा वी होगा। तो जब चेंज निकालोगे v माइनस डेल्टा वी माइनस वी डिवाइडेड बाई वी, तो क्या बचेगा, माइनस डेल्टा वी बाई वी। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। अगर इसका रेशियो लोगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं। इधर से प्रेशर लग रहा,
प्रेशर की वैल्यू P। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट लिख लो, लिखना रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस of bulk modulus is called compressibility. Reciprocal of bulk modulus is called compressibility. Reciprocal of bulk modulus is called compressibility. मतलब compressibility के सामने ऐसे लिख देना ब्रैकेट में K, that is K is equal to 1 by बीटा। बीटा के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? K से, ठीक है ना। और बीटा था क्या? बीटा अगर ध्यान से देखोगे तो उसको रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा V बाई V इंटू 1 बाई K। इसको क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इससे कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर एक बॉडी है, तो उसको कितना एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसका कंप्रेसिबिलिटी, जिसका के का वैल्यू हाई है, उसका मतलब होता है उसको ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जिसका के का वैल्यू कम है उसको कम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें नीचे लिख दो कि इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट up to which a body can be compressed, higher value of K, इसमें लिख देना higher value of K means compression is large. Higher value of K means compression is large. जितना ज्यादा K होगा उसका मतलब बॉडी को उतना से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ये ग्राफ है, इसमें वर्टिकल एक्सिस पे सिग्मा रखते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन रखते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ प्लॉट करा गया था, तो हुक्स ने क्या बताया था कि अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल है तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो कुछ देर तक ऐसे जाता है, स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद क्या होगा, ग्राफ अगर फोर्स और आगे बढ़ाओगे तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये स्पेशल मटेरियल का ग्राफ है। ये है एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील, या फिर स्टील बोल सकते हो, तुम्हारे लिए स्टील बोल लो। ये स्टील का ग्राफ है। इसमें कह रहा है ना कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स बढ़ा रहे हैं, खींच रहे हैं ऐसे, एफ इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एफ अप्लाई कर रहे हो और टाइम के साथ इसको इंक्रीज करोगे तो लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर लेंथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, और फोर्स बढ़ रहा है इसका मतलब सिग्मा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है,
छोटे से चेंज के लिए जो डिफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ये पॉइंट मान लो ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इधर सी, इधर डी, और ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है तुमको, ओ से ए तक जा रहे हैं ना, ओ से ए तक जा रहे हैं, तो जो भी डिफॉर्मेशन है बहुत ही छोटा है, और बहुत ही छोटा है तो वहां पे हुक्स लॉ वैलिड है। और हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसलिए ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। अब उसके आगे जब फोर्स इंक्रीज करेंगे, उसके जब आगे फोर्स इंक्रीज करेंगे, तो अब जो ग्राफ है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहता। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा तो और फोर्स बढ़ाएंगे, तो ये वाला कंडीशन है। ये दोनों जब ये स्ट्रेन और स्ट्रेस लीनियर नहीं है, इसमें कुछ फिर और आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा सीनरी होता है, फिर आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद जाकर के इस पॉइंट ई पे टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग पॉइंट है उनका नाम लिखते हैं। ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, लिखना up to this point, up to this point Hooke's law is valid. Up to this point Hooke's law is valid. Up to this point Hooke's law is valid. ठीक है, हुक्स लॉ क्या बोल रहा है? स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो इसका स्लोप होगा, अगर इसका स्लोप निकालते हो इसके बीच में, ये तुम्हारा स्लोप है, तो जो स्लोप होगा ना tan थीटा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? y के बराबर होगी। मतलब यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा, क्योंकि इक्वेशन देख लो, y इक्वल्स टू क्या होता है? mx। यहाँ पे जब इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा? सिग्मा इक्वल्स टू y इंटू एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? यंग्स मॉडुलस के बराबर। यहाँ मत लिखो, इधर लिख दो, इसके नीचे, हियर सिग्मा इज इक्वल टू वाई ए, वाई ई, और y क्या है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो कि कैसे मिलेगा? स्लोप ऑफ सिग्मा वर्सेस कर्व अप टू elastic, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू पॉइंट ए लिख दो, अप टू पॉइंट ए। उसके आगे जो जाओगे तो स्लोप चेंज होगा, तो वहां से यंग्स मॉडुलस नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पॉइंट बी। पॉइंट बी है, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, लिखना इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट up to which, up to which, it is the point up to which, up to which body behaves, body behaves as a elastic body, body behaves as a elastic body, body behaves as a elastic body। अब समझना क्या बोल, देखो ओ से ए तक गए तो हुक्स लॉ वैलिड है, फिर बढ़ाना शुरू करेंगे तो बी तक गए। अब बी, ए से बी जो है ना,
प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बी तक जा करके छोड़ दे रहे हो बॉडी को, तो बॉडी अपना शेप रिगेन कर लेगा। ठीक है, इधर कहीं छोड़ोगे इधर कहीं छोड़ोगे, सब जगह करेगा, सब जगह करेगा। ए से बी में सोचना है, तो ए से बी में अगर गए तो प्रोपोर्शनल लिमिट तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ए के बाद फिर ग्राफ क्या हो गया, झुक गया, कर्व हो गया। तो अब डायरेक्ट रिलेशन तो होगा नहीं, तो अब बी तक जाकर के छोड़ देना, फिर भी बॉडी अपना क्या कर रहा है, रिगेन कर ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक लिमिट बोलना है। तो इलास्टिक लिमिट बी तक होगा। अब बी से आगे जाएंगे, बी से आगे जाएंगे तो क्या होगा, बी से आगे जाने पे बॉडी अपना शेप रिगेन नहीं कर पाता है। मतलब अगर बी से आगे जाओगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो लिखना बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट, बियॉन्ड दिस पॉइंट body will undergo, body will go, body will undergo permanent deformation, body will undergo permanent deformation। ठीक है, बॉडी विल अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब इसके आगे जाके छोड़ दोगे ना, देखो यहाँ पर गए, अब इसके देखो बी के आगे जा रहे हैं ना, बी के आगे जा रहे हैं, स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, तो भी स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ तक गए, यहाँ तक वैल्यू क्या होता है स्ट्रेन का, बढ़ रहा था, बढ़ा के छोड़ दिए बी तक। बी के बाद जाने पर अगर थोड़ा सा कम भी कर रहे हो ना स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस, स्ट्रेस थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ग्राफ नीचे आ रहा है। ग्राफ नीचे आने का मतलब है सिग्मा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम कर रहे हैं तो भी स्ट्रेन क्या हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक, सॉरी यील्ड पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट। सी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, लिखना आफ्टर, आफ्टर इलास्टिक, आफ्टर elastic, after elastic limit, after elastic limit, if 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 up to c, if up to c, up to c, strain, stress is decreased, stress is decreased, stress is decreased, strain, strain, strain increases, strain increases. This is called, this is called yielding, this is called yielding, this is called yielding. And the point up to which, and the point up to which this phenomena, and the point up to which this phenomena, this phenomenon, point up to which this phenomenon is seen is called yield point. Point up to which this phenomenon is seen is called yield point. ठीक है, नेक्स्ट लिखना इसी में, stress corresponding to, stress corresponding to, stress corresponding to yield point, stress corresponding to yield point, stress corresponding to yield point is called yield strength, is called yield strength. It's called yield strength. इसके कोरोस्पोंडिंग जो भी स्ट्रेंथ, अगर इसको इधर मैच कराओगे तो यहाँ पे कुछ सिग्मा y की वैल्यू मिलेगी, जिसको हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब उसके आगे और ज्यादा हम फोर्स बढ़ाएं, ठीक है, सी के बियॉन्ड जा रहे हैं, सी के बियॉन्ड जा रहे हैं, तो देखो सी के से जब आगे जा रहे हो ना, तो अब स्ट्रेस कम बढ़ा रहे हैं,
स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं ज्यादा, स्ट्रेन कम हो रहा है क्योंकि स्लोप क्या हो गया, फिर बढ़ गया। स्लोप इधर जाओगे तो फिर बढ़ेगा। आगे जो प्रोसेस होता है, सी से जब आगे जाते हैं तो बी से सी के बीच में जो हो रहा था उसका उल्टा होता है। देखना कैसे, क्योंकि इधर जो स्लोप था वो कुछ इस तरीके का था, अगर आगे जा रहा हो इससे तो स्लोप कैसा है, उल्टा हो गया। तो इधर नेगेटिव स्लोप है, इधर पॉजिटिव स्लोप है। तो पहले क्या हो रहा था ना कि अगर सिग्मा की वैल्यू हम कम भी कर दे रहे हैं वो भी स्ट्रेन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब क्या होता है कि अगर सी के बियॉन्ड सिग्मा को इंक्रीज करोगे तो ई में थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता है। क्या होगा, ई में जो चेंज होगा वो थोड़ा थोड़ा होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डेनिंग। ठीक है, रबड़ को कभी देखो, रबड़ को क्या होता है, बहुत बार खींच दो, 3-4 बार से खींच दो, 5वीं बार खींचोगे ना तो थोड़ा फोर्स ज्यादा लगता है उसको खींचने के लिए। क्या कर रहे हैं, 5 बार 6 बार इसे खींच के छोड़ रहे हैं तो वो क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। फिर उतना ही फोर्स लगा के अगर उसको खींचने की कोशिश करोगे ना तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये कंडीशन होता है इल्ड लिमिट, इल्ड स्ट्रेंथ के बाद या इल्ड पॉइंट के बाद। तो लिखना बियॉन्ड पॉइंट सी, बियॉन्ड पॉइंट सी, बियॉन्ड पॉइंट सी strain increases slowly, strain increases slowly as compared to, strain increases slowly as compared to stress, stress as compared to stress. This phenomenon, this phenomenon is called strain hardening. This phenomenon is called strain hardening. This phenomenon is called strain hardening. ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट डी का। ठीक है, पॉइंट डी को बोलते हैं, देखो पॉइंट डी जो है ना, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो पॉइंट डी जो है इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है। इससे ज्यादा स्ट्रेस कभी नहीं लगा है पार्टिकल पे। जो भी बॉडी है उससे ज्यादा स्ट्रेस कहीं है, कोई भी पॉइंट लो इसको छोड़ करके, इधर 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 सब जगह स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो पॉइंट डी को बोलते हैं, लिखना पॉइंट डी ऑन द ग्राफ, पॉइंट डी ऑन द ग्राफ is a point, point D on the graph is a point where stress is maximum, where stress is maximum, stress is maximum। इससे ज्यादा का बॉडी स्ट्रेस डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, इससे ज्यादा का स्ट्रेस वो नहीं डेवलप कर सकता। ठीक है, and this stress, and this stress is known as, and this stress is known as ultimate strength, and this stress is known as ultimate strength of the body, of the body। ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। इस पॉइंट के कोरोस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलेंगे। तो अल्टीमेट स्ट्रेस है क्या, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी प्रोड्यूस इनसाइड अ बॉडी अंडर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब डी से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, डी तक अगर ले जाके छोड़ दो, अगर स्ट्रेस की वैल्यू कम भी हो जा रही है ना तो भी बॉडी टूट जाएगा। ई को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। लिखना ई, ई इज फ्रैक्चर पॉइंट। लिखना इट इज पॉइंट वेयर, it is the point where, it is the point where body gets fractured, it is the point where body gets fractured। जैसे बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो बॉडी टूट जाता है। ठीक है ना, कोई धागा है, कोई भी रॉड है, अगर रॉड पे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो रॉड क्या होगा, टूट जाएगा। कहाँ टूटता है, पॉइंट ई पे टूटता है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। और जैसे ही तुम अल्टीमेट यहां तक पहुंच गया, इसके बाद अगर फोर्स थोड़ा सा कम भी कर दोगे ना तो भी बॉडी क्या होगा, अपने आप टूट जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जहां पे ओ से ए तक
प्रोपोर्शनल लिमिट था, बी क्या था तुम्हारा, इलास्टिक लिमिट था, मतलब अगर बॉडी को यहाँ ले जाके छोड़ोगे तो भी वो अपना शेप क्या करेगा, रिगेन कर सकता है। बी से सी तक क्या होगा, बी से आगे क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। अगर एक बार बी से आगे पहुंचा दिए तो फिर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। लेकिन बी से सी में हम क्या देख रहे हैं कि बी से सी में हम स्ट्रेस की वैल्यू कम कर रहे हैं तो भी स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस जो फेनोमेना है इसको बोलते हैं इल्डिंग। और इल्डिंग कहाँ तक होता है, पॉइंट सी तक। तो पॉइंट सी को हम क्या बोलते हैं, इल्ड पॉइंट बोलते हैं। और इल्ड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको इल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ाते हैं, उसके आगे बढ़ाते तो सिग्मा ज्यादा बढ़ रहा है, ई में जो चेंज है वो कम का हो रहा है, ई धीरे धीरे बढ़ रहा है, सिग्मा ज्यादा बढ़ रहा है। तो इधर होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। और स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद एक मैक्सिमम स्ट्रेस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। और एक बार बॉडी अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच गया तो इससे ज्यादा का वो फोर्स अप्लाई, इससे ज्यादा का रेसिस्टेंस अप्लाई नहीं कर सकता है, फिर वो टूट जाएगा। टूटता कहाँ पे है, ई पे टूटता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम लिखो, लिखना। लिखो, a steel rod, a steel rod has a radius, a steel rod has a radius 10 mm, has a radius 10 mm and length 1 meter, and length 1 meter, full stop. A force of a force of a force of force of 220 kilonewton, a force of 220 kilonewton is applied along its length, applied along its length, then calculate then calculate then calculate stress produced, then calculate stress produced in the rod, stress produced in the rod, and and elongation and elongation and elongation produced in the rod, and elongation produced in the rod, elongation produced in the rod if Young's modulus, if Young's modulus of steel is, if Young's modulus of steel is 2 into 10 raised to power 11 पास्कल। यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किसी भी इलास्टिसिटी मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो 2 into 10 raised to power 11 पास्कल। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, एक रॉड है, रॉड पे फोर्स कितने का लगा रहा है, 220 किलो न्यूटन का। और फोर्स जब भी अप्लाई करेंगे दोनों सरफेस पे करेंगे, इधर भी 220 किलो न्यूटन और इधर भी 220 किलो न्यूटन। इसका लेंथ दिया हुआ कितना, 1 मीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, रेडियस है 10 mm। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चीज हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहला चीज पूछ रहा है सिग्मा। सिग्मा होता क्या, फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है, फोर्स जो हमने अप्लाई करा है वो डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे होगा वो क्या होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और सर्कल का रेडियस दिया हुआ कितना
10, तो फोर्स जो होगा फोर्स पाई आर स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू पुट कर दो 220 इंटू 10⁻⁴ किलो न्यूटन है, सब कुछ एसआई में रखेंगे तो इतना न्यूटन हो जाएगा। पाई को लिख सकते हो 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ 10 mm, 10 mm दिया हुआ है, पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना पड़ता है कितने से 1000 से, 1000 से डिवाइड करोगे स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करना और नीचे होगा मीटर स्क्वायर, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 20 से ये कितना बार में जाएगा 10 टाइम्स में, तो इधर ऊपर बचेगा 10⁻⁴, नीचे क्या है तुम्हारे पास, और नीचे ये 7 है, ये भी ऊपर चला जाएगा, नीचे है 1000 का फिर स्क्वायर, तो इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10 × 10, ठीक है। ये 7 नीचे है, ये भी ऊपर चला गया, ये 1000 × 1000 नीचे है, ये भी ऊपर चला गया। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से बचेगा 10⁻², तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7 × 10⁻8 पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इससे क्या निकला तुम्हारा सिग्मा, सिग्मा निकल गया, यानी स्ट्रेस निकल गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, एलोंगेशन पूछ रहा है तुमसे कि एलोंगेशन कितने का। एलोंगेशन का मतलब है जो लेंथ में चेंज हुआ वो, तो लेंथ में चेंज कैसे निकलेगा, देखो हमें पता है कि ई जो होता है वो किसके बराबर होता है डेल्टा एल बाई एल के बराबर। ये दूसरा पोर्शन कैलकुलेट करो, ई जो होता है वो डेल्टा एल बाई एल के बराबर होता है, मतलब डेल्टा एल जो होगा वो किसके बराबर होगा ई इंटू एल, ठीक। अब ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो है, एंड सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू ई है। ये सिग्मा किसके बराबर होता है यंग्स मॉडुलस इंटू, हाँ, तो यहाँ से ई कैलकुलेट करके इधर पुट कर देंगे। अब साइलेंट की जो वैल्यू है नीचे से उठा करके कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या निकाल सकते हो, डेल्टा एल जो होगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा एल बाई यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, एलोंगेशन पता चलेगा। सिग्मा तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेंथ दिया हुआ और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो यहाँ से जो डेल्टा एल की वैल्यू होगी वो होगा सिग्मा, सिग्मा कितना कैलकुलेट करा हमने 7 × 10⁸ पास्कल, ठीक है। लेंथ कितना दिया था 1 मीटर डिवाइडेड बाई गामा कितना दिया हुआ, गामा एक बार बताना, मतलब वाई, वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, यंग्स मॉडुलस कितना 1 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग, 2 × 10⁻11 पास्कल। तो यहाँ से पास्कल पास्कल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 3.5 टाइम्स में जाएगा, 11 है कैंसिल आउट करोगे -3 होगा। तो डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.5 × 10⁻³ मीटर, या फिर डेल्टा एल इक्वल्स टू 3.5 mm, यानी जब 220 न्यूटन का फोर्स, किलो न्यूटन का फोर्स लगाएंगे 1 मीटर के रॉड पे, स्टील रॉड पे, तो उसमें जो एलोंगेशन होगा वो कितने का होगा 3.5 mm का होगा, ठीक है ना, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमको जनरली दिखता नहीं है, क्योंकि 220 न्यूटन जो फोर्स है वो क्या है बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए अगर हम हाथ से इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो इसमें कंप्रेशन या एलोंगेशन जो होता है वो दिखता नहीं है, क्योंकि माइक्रो में होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चेंज तुमको दिख नहीं रहा हो तो चेंज होता नहीं हो, चेंज होता है सॉलिड्स में भी, जो जनरली हमें नहीं दिखता है।
चेंज देखना है, फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके दिखेगा। ठीक है, चलो तो आज यही खत्म करते हैं, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।